पार्ट 13 की शुरुआत में दिखाते हैं हान की मॉम को ड्रिंक करते हुए देख घर में सब हैरान हो जाते हैं और उनकी चिंता करने लगते हैं क्योंकि आज तक मॉम ने कभी ड्रिंक को छुआ तक नहीं था। खैर जब हान मेडिसिन लेने अपने रूम में आती है तभी उसे एक आंटी का कॉल आता है और वो बताती है कि उसकी मॉम को सब कुछ पता चल चुका है कि हान ने अल्कोहल की वजह से अपनी शादी नहीं तोड़ी बल्कि जो ने उस पर चीट करा था। एक्चुअली वो आंटी जो और हान की शादी में जाने वाली थी लेकिन वहां पहुंचकर उनको भी झटका लगता है कि जो ने हान पर चीट करा और ये बात उन्होंने हान की मॉम को बता दी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हान की मॉम को ये सब कुछ नहीं पता है। या हान की मॉम को अब बहुत गिल्ट होता है कि उन्होंने हान को ड्रिंक करने के लिए ताने दिए, इवन मारा भी, जबकि वो पहले ही अंदर बहुत दुखी थी। अब जैसे ही मॉम रोकर बाहर निकलती है तो हान कहती है आपकी फ्रेंड का कॉल आया था, मैं जानती हूँ कि आपको सब कुछ पता चल गया है। अब मॉम रोते हुए हान से माफी मांगने लगती है तो हान कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही आपको कुछ नहीं बताया था। अब डैड और योंजू पूछने लगते हैं कि जरा हमें भी तो बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। अब मॉम उन्हें भी रोते हुए असली रीजन बता देती है और कहती है कि हान इतने टाइम तक सब अकेली सहती रही, हान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उस पर दया दिखाए, इसलिए वो मॉम को कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ मॉम, वो सब पास्ट था। खैर जैसे ही डैड को शादी टूटने का असली रीजन पता चलता है तो वो तो अभी के अभी जो को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे तैसे हान उन्हें रोक लेती है तो वो हान पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं, क्या मेरे से बात करना इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम इतना सब कुछ अकेले क्यों सहती आई। और फिर रोते हुए कहते हैं माफ करना, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तो हान कहती है आप मुझ पे दया दिखा रहे हो इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैं सच में ठीक हूँ, अब आप रोना बंद करो। फिर वो अपने डैड को कंफर्ट करने के बाद वॉक करते हुए बाहर आ जाती है तो सामने से ईजन भी आ रहा होता है और उसे देख वो उसके पास जाकर उसके कंधे पर ही सर रख कर रोने लगती है। तो ईजन पूछता है क्या हुआ, तो हान कहती है क्या मैं थोड़ी देर ऐसे ही रह सकती हूँ। अब वो थोड़ी देर तक रोने लगती है और ईजन उसे कंफर्ट कर रहा होता है और उसे रोते हुए देख वो भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। खैर फिर बाद में ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और हान उसे बता देती है कि उसकी शादी टूटने का असली रीजन उसकी फैमिली को पता चल गया है। ईजन कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जब सब लोगों को पता चलेगा तब वो समझेंगे कि तुमने जो किया वो सही किया। तो हान कहती है इसलिए तुमने न जानने का नाटक किया है ना। तो ये सुनकर ईजन उसकी तरफ देखने लगता है। हान कहती है मैं जानती हूँ, तुम्हें पहले से ही पता था, मैं इतनी एम्बेरस थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फिर से तुम्हारा सामना कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि तुम्हें पता था, अब मेरे पास खुलकर बात करने के लिए कोई तो है और वो तुम ही हो। ये सुनकर ईजन स्माइल करने लगता है। अगले दिन दिखाते हैं कि सियोन की बहन सियोन के पास आके उसे अच्छी अच्छी लड़कियों की फोटो दिखाने लगती है ताकि वो उसकी शादी करवा पाए और अपनी सास का मुंह भी बंद कर दे, लेकिन सियोन कहता है मैं किसी से प्यार करता हूँ, आप ये सब करना बंद करो। फिर सियोन यंग का फोन लेकर योंजो को कॉल करता है क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रही थी। अब सही में योंजो यंग का कॉल पिक कर लेती है तो सियोन कहता है ये मैं हूँ, प्लीज कॉल मत काटना। और फिर कहता है क्या तुम सच में मुझे दोबारा नहीं देखोगी, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करने वाला। ये सुनकर ही वो कॉल कट कर देती है, लेकिन उसकी बहन ने ये सारी बातें सुन ली थी और सियोन भी कहता है आपने जो सुना वो सच है। तो उसकी बहन कहती है अभी हार मान लो, तुम पागल हो गए हो। तो वो कहता है नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन सियोन की बहन ये समझ रही थी कि सियोन योंजो को नेशनल टीम में शामिल करना चाहता है क्योंकि योंजो पहले एक अच्छी स्पोर्ट्स स्टार भी रह चुकी है, लेकिन अब वो एक दो बच्चों की माँ है, इसलिए वो उसे समझाती है कि योंजो पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो नहीं मानेगी, इसकी जगह तुम उसके बच्चों को तैयार कर सकते हो नेशनल टीम में भेजने के लिए। अब सियोन समझ जाता है कि उसकी बहन कुछ और ही समझ चुकी है तो वो भी वहाँ से रिलैक्स होकर जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोककर पूछती है कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, कौन है, क्या काम करती है, लेकिन सियोन कुछ नहीं बताता और वहाँ से चले जाता है। यहाँ ईजन पुलिस वाले के साथ बैठकर उस दिन की एक्सीडेंट की फुटेज देख रहा होता है, ये जानने के लिए कि क्या वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया था या नहीं। और एग्जैक्टली ये पता चलता है कि वो ट्रक उनका पहले से ही पीछा कर रहा था, लेकिन उसमें ड्राइवर की शक्ल नहीं दिखती
दिखती। साथ ही कई और फुटेजेस भी होती है जिसमें ये दिखता है कि कुछ दिन पहले कोई ईजन के घर घुसा था। पुलिस वाला ईजन से पूछता है क्या उसको किसी पे शक है, तो वो कहता है मेरे फादर पे। अगले दिन हान अपनी फैमिली को बताती है कि उसे अपनी जॉब वापस मिल गई है और वो जल्दी ही अब सियोल वापस जा रही है। तो डैड कहते हैं अच्छा है, आराम करने से बेहतर है कि तुम अपना काम में मन लगाओ। तो वही मॉम कहती है उस जगह की लीज का क्या, अब भी रियल एस्टेट एजेंट की ओर से कोई खबर नहीं आई है। सियोल में एक नई जगह रहने के लिए तुम्हें वहाँ का डिपॉजिट उससे वापस लेना होगा। लेकिन वो लोग थोड़ा सैड भी होते हैं कि हान फिर से सियोल जा रही है। तो उनको इमोशनल देख हान कहती है आप सब लोग कब तक ऐसे ही रहेंगे, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी, और अगर ऐसे ही रहना है तो मैं अभी के अभी सियोल के लिए निकल रही हूँ। तो वो सब कहते हैं ठीक है, और पूछते हैं कि वैसे तुम कब से सियोल जाने वाली हो। तो वो कहती है अगले हफ्ते। अब हान अपने सियोल जाने वाली बात ईजन को भी बता देती है। तो वो कहता है इतनी जल्दी। तो वो कहती है मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब है, एटलीस्ट मैं वहाँ जाकर पैसे तो कमा पाऊंगी, और मुझे अब जाने के लिए तैयारियां भी करनी पड़ेगी, और मुझे कल सियोल भी जाना है। तो वो पूछता है कल क्यों। तो वो बताती है कि मुझे रियल एस्टेट एजेंट से अपना डिपॉजिट वापस लेना होगा और एक नई जगह ढूंढनी होगी रहने के लिए। वैसे शादी के बाद वो मेरा न्यूली वेड होम होने वाला था, लेकिन अब ये मुश्किल लगता है, और यहाँ ईजन उसकी बातें सुनकर सैड होता है। खैर फिर ईजन सियोन के साथ मिलकर कराटे प्रैक्टिस करने लगता है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी वाली को लेकर सैड थे, क्योंकि एक तो सियोन को इग्नोर कर रही थी तो दूसरी जल्दी ही सियोल जा रही थी। अगले दिन जब हान अपनी रियल एस्टेट एजेंट से मिलने आती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, और बताती है कि कोई है जो तुम्हारी प्लेस में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर तो हान खुश हो जाती है कि उसे अब उसका डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। यह टाउन की औरतें फिर से हान को लेकर चर्चा कर रही होती है कि वो अचानक सियोल जा रही है। तो गॉसिपिंग आंटी फिर हान के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है कि वो वहाँ जाकर फिर से ड्रिंक करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसने उसकी वजह से ही तो अपनी शादी तोड़ी वगैरह वगैरह। अगेन हान की मॉम उनकी बातें सुन लेती है और उनको उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उन्हें भी सच बता देती है कि हान ने अल्कोहल की वजह से शादी नहीं तोड़ी, बल्कि जो ने उस पर चीट किया था। ये सारी बातें वहाँ खड़े हुए हान ने भी सुन ली थी, इसलिए वो उन सबको अवॉइड करके वापस जाने लगती है। लेकिन मॉम उसके पीछे आकर उससे माफी मांगती है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो हान नाराज नहीं होती, बल्कि कहती है आपने जो करा सही करा, और अब वो हल्का महसूस करती है क्योंकि सबको ऑलरेडी उसकी शादी के टूटने का पता जो चल गया था। और फिर अपनी मॉम को बताती है कि मुझे जल्दी ही सियोल वाली जगह का डिपॉजिट मिलने वाला है, क्योंकि कोई उस अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है जहाँ मैं रह रही थी। यहाँ इन सबको भी बहुत गिल्टी फील होता है कि उन्होंने हान का दोस्त होते हुए भी हान को शादी तोड़ने के लिए कितने ताने मारे, और न जाने अनजाने में क्या कुछ नहीं कहा, जबकि वो सब कुछ अकेले सहती रही। तभी वहाँ सियोन की बहन आके एक फॉर्च्यून टेलर के बारे में बताती है और कहती है मुझे बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है, और मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई की शादी कब होगी। तो ये सुनकर सियोन कहता है क्या मैं भी उससे मिल सकता हूँ, क्योंकि मुझे हान के लिए बुरा लग रहा है। तो वो कहती है मेरी जगह तुम चले जाना और ये भी पूछ लेना कि तुम्हारी शादी कब होगी। तो वो कहता है समझ गया बहन। लेकिन ईजन को किसी फॉर्च्यून टेलर पर विश्वास नहीं था, वो ऐसी बातों पे विश्वास ही नहीं करता था। खैर यहाँ दिखाते हैं कि हान सियोल जाने के लिए पैकिंग वगैरह कर रही होती है, तभी उसकी फैमिली वहाँ आती है और डैड उसे डिपॉजिट विड्रॉल रिकॉर्ड का स्टेटमेंट वापस कर देते हैं। एक्चुअली ये वो पैसे होते हैं जो हान आज तक इनको भेजती रही खर्चा करने के लिए, लेकिन इन्होंने हान के पैसे संभाल कर रखे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हान के मेहनत वो यूं ही खर्च कर दें। अब हान ये जानकर हैरान होती है और वो पैसे उन्हें वापस देने लगती है। तो मॉम डैड कहते हैं कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम रखो, जब तुम सियोल जाकर नई जगह पर रहोगी तो तुम्हें काम आएंगे, इसलिए अब हान रख लेती है। उसके बाद योंजो उसे अपना ब्रांडेड पर्स देती है जो कि उसका फेवरेट था। तभी उनके घर पर सियोन, यंग और ईजुन आ जाते हैं जो कि बारबेक्यू पार्टी करने आए थे हान के सियोल जाने से पहले। और सियोन और यंग बताते हैं कि अभी हम फॉर्च्यून टेलर से मिलकर ही आ रहे हैं, हमने तुम्हारी किस्मत के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बार तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है और तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ जीतोगी। ईजुन कहता है मुझे तो फॉर्च्यून टेलर पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग माने ही नहीं। तो यंग कहता है अच्छा हुआ हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, नहीं तो हम लगभग चुक गए थे सभी अच्छी चीजें सुनने से। तभी हान को एक कॉल आता है उसके रियल एस्टेट एजेंट का, और वो सबको खुश होकर बताती है कि जहाँ मैं रह
रही थी उसके मकान मालिक को एक नया किराएदार मिल गया है, इसलिए मुझे मेरा डिपॉजिट अब और भी जल्दी मिल जाएगा। इस पर सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब हान जैसे ही अपना मोबाइल चार्ज करने आती है तो उसे एक मैसेज मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। यहाँ सियोन अकेले में योंजू से माफी मांगता है और कहता है जब तुम्हारी फैमिली में बहुत कुछ चल रहा था तो तुम टेंशन में होगी और मैंने तुम्हें और टेंशन दे दी। योंजू कहती है हम बाद में बात करेंगे, तो वो कहता है पक्का, तो मुझे अवॉइड तो नहीं करोगी ना। योंजू कहती है तुम तो यहाँ हान के लिए आए हो ना, तो वो कहता है हाँ, ताकि हान स्पिरिट के साथ सियोल जा सके। देन ये लोग गाना गाने लगते हैं, डांस करते हैं, जिससे हान का मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और मॉम भी सबको एक एक ड्रिंक पीने के लिए हाँ कर देती है। ईजन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि वो नहीं पीता था और मॉम कहती है कि एक ड्रिंक से कुछ नहीं होता। अब ईजन मना नहीं कर पा रहा था तो हान मना करते हुए कहती है कि कोई नहीं पिएगा, मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल पाया है। ये सुनकर उसकी मॉम और ईजन बहुत खुश होते हैं। तभी हान को एक शॉकिंग फोन कॉल आता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सभी गांव वाले अपने हाथ में एक एक हथियार लेकर सियोल जाने के लिए निकलने लगते हैं ताकि वो जू की टांगे तोड़ सकें कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हान पर चीट करने की। ये सब देखकर तो हान की फैमिली और दोस्त शॉक हो जाते हैं। इवन यंग और सियोन भी टाउन वालों के साथ जुड़ जाते हैं कि हाँ चलो चलें। तभी ईजन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, और अब हान की बहन, मॉम, डैड और ईजन मिलकर पूरे गांव वालों को शांत करवाने की कोशिश करने लगते हैं, वरना तो आज जू अपनी जान से हाथ धो बैठता। खैर इस टाइम हान को रियलाइज होता है कि वो कभी अकेली थी ही नहीं, उसे बस अपने दिल की बात इन लोगों को बताने की देर थी। आज उसे पहली बार इन लोगों में अपनापन दिखता है कि वो उसके लिए किसी की भी बैंड बजाने को तैयार हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान अपने मोबाइल को देख हैरान क्यों हुई थी। एक्चुअली रियल एस्टेट एजेंट को ये मैसेज ईजन को भेजना था क्योंकि वो ही हान के सियोल वाली प्लेस का नया किराएदार होता है, और इस मैसेज में ईजन के लिए उस प्लेस का सारा पेपर वर्क था जब हान ने देख लिया था। अब इस बारे में जब वो अपने रियल एस्टेट एजेंट से पूछती है तो वो बताती है कि ईजन ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि जैसे ही वो डिपॉजिट देगा वो डायरेक्ट हान के पास जाना चाहिए क्योंकि वो ही अभी इस प्लेस की करंट टेनेंट होती है। इसलिए अब हान उसे देख स्माइल करते हुए मन में कहती है कि यही मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर है ईजन, और वह बहुत खुश है कि वो इस जगह पर आई। अगले सीन में दिखाते हैं कि हान ईजन को थैंक्स कहती है कि मेरी केयर करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज तुम वो लीज साइन मत करना। ईजन हैरानी से कहता है तुम्हें कैसे पता चला, तो वो कहती है वो सब छोड़ो, मैं जब तक उसी जगह पर रह लूंगी और एक बार सेटल हो जाए सब कुछ तब मैं डिपॉजिट लेकर कहीं और मूव इन कर लूंगी। लेकिन ईजन फिर भी उसकी हेल्प करना चाह रहा होता है तो हान कहती है तुम फिर शुरू हो गए, मैंने कहा था ना मेरी चिंता मत करो, याद है मैंने कहा था कि मैं एम्बेरस होने की वजह से तुम्हें देखना नहीं चाहती। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी एंगेजमेंट कैंसिल होने का असली रीजन तुम्हें पता चले। मैं ये दिखाना चाहती थी कि मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी। मैं सही में तुम्हें पसंद करती थी, मुझे लगा ये सब पास्ट की बात है, लेकिन मैं डगमगाने लगी। तुम दया से मेरी केयर करते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं कुछ फील करने लगी थी। मैं दोबारा वो एम्बेरसमेंट फील नहीं करना चाहती थी, इसलिए मेरी केयर करना बंद करो। ये सब सुनकर ईजन हैरान हो जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। अगले दिन हान सियोल में अपने काम पर वापस आ जाती है, सब उसका अच्छे से वेलकम करते हैं और साथ ही किम भी उस दिन की बदतमीजी के लिए हान से माफी मांग लेता है और हान उसे माफ भी कर देती है। यहाँ ईजन सैड होता है तो नर्स समझ जाती है कि हान सियोल चले गई है इसलिए वो सैड है, इसलिए वो ईजन से कहती है कि टाइम वेस्ट मत करो और हान के पास जाकर बताओ उसको कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो और इस बार हान को कहीं जाने मत देना। ईजन कहता है कि आपको पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ईजन सियोल के हॉस्पिटल में काम करता था तो वहाँ उसका बाप आकर सामान तोड़फोड़ करने लगता है और ईजन के लिए पूछने लगता है कि वो कहाँ है। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अंकल किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रहे होते। तभी वहाँ ईजन आके अपने बाप को रोकने की कोशिश करता है तो वो ईजन को ही मारने लगते हैं। इसी में जब दो नर्स उसके बाप को रोकने जाती है तो उसमें से एक नर्स को धक्का लग जाता है और उसका सर टेबल से टकरा जाता है और शायद उसकी वही मौत हो जाती है। इसी वजह से ईजन डरा हुआ होता है कि कहीं उसके बाप ने हान को भी नुकसान पहुंचा दिया तो वो क्या करेगा।
और इस वजह से ही वो अपने बाप को सालों से ढूंढ रहा है कि वो उन्हें जेल के अंदर करवा सके, लेकिन वो आज तक ईजुन को नहीं मिले। उस घटना के बाद यहाँ हान के डैड सियोन की बहन से एक शॉप पर मिल जाते हैं और वो सियोन की भर भर कर तारीफें करने लगते हैं कि उस दिन जब वो हमारे घर आया था तो बहुत जोश में डांस कर रहा था, उसने हान का मूड भी बहुत अच्छा कर दिया। अब सियोन की बहन को ये गलत फहमी हो जाती है कि शायद सियोन हान को पसंद करता है। यह योंजो सियोन को मिलकर समझाती है कि वो लोग अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेट नहीं करें तो ही अच्छा है। तो सियोन कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा लाइफ टाइम वेट करने को तैयार हूँ। योंजो कहती है, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। तो वो कहता है, यही तो बात मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी। फिर वो अपनी साइड की स्टोरी बताता है कि उसके जब पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था तो दोनों ने ही अपनी अपनी एक न्यू फैमिली स्टार्ट कर दी थी और मुझे और मेरी बहन को छोड़ दिया और पूछा तक नहीं कि हम किस हाल में हैं। और फिर योंजू से कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों का बाप बनने को तैयार हूँ। तभी वहाँ उसके बच्चे आ जाते हैं और वो उन्हें बहुत प्यार देने लगता है। यहाँ दिखाते हैं कि चीफ किम अब हान से बहुत अच्छे से बात करता है या यूं कहो ज्यादा ही तमीज दिखा रहा होता है, जैसे उसने हान के लिए कुछ खतरनाक सोच कर रखा हो। खैर अभी ये सब हान को छोड़ ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ ईजुन को घर पर अपना एक नोट पड़ा हुआ मिलता है जो मुड़ा हुआ था। ये वही नोट होता है जिस पर ईजुन ने हान के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी थी। इसलिए अब ईजुन को हान के लिए घबराहट होने लगती है कि कहीं उसके डैड हान के पीछे तो नहीं पड़े हैं। ये हान जब घर जा रही होती है तो एक ट्रक उसके पीछे पड़ जाता है और अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसमें से एक बंदा बाहर निकलकर उसकी कार के शीशे फोड़ देता है, जिससे हान डर के मारे चिल्लाने लगती है। अब वो आदमी जैसे ही हान को नुकसान पहुंचाने जाता है तो सही टाइम पर ईजुन आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसका बाप नहीं कोई और ही था। अब वो ईजुन को मारने लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन फिर ईजुन उसके ऊपर ज्यादा ही भारी पड़ता है और यहाँ हान जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। अगले सीन में दिखाते हैं पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया था और ईजुन बताता है कि ये उसका ही एक क्लाइंट है जिसने अल्कोहल का ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया था और उसकी अल्कोहल की आदत की वजह से वो पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए और वो जुए में सारे पैसे हार गया। लेकिन वो इस बात का इल्जाम ईजुन पर लगाने लगता है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, क्योंकि अब वो आदमी अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा था। खैर इस टाइम हान हॉस्पिटल में होती है, इसलिए ईजुन जल्दी से हॉस्पिटल आता है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं देखकर घबरा जाता है। तभी उसे नर्स से पता चलता है कि हान तो उसके लिए पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल चुकी है और जब वो बाहर आता है तो वो हान को टैक्सी में जाते हुए देख लेता है, इसलिए वो उसे अब कॉल करके कहता है कि अभी के अभी उतरो। फिर वो हान के पास आकर कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें हॉस्पिटल में रुकने के लिए। तो हान कहती है, हाँ लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। ईजुन कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो हान कहती है, चिंता मत करो मैं अब ठीक हूँ। और फिर वो उसे चेक करने जाती है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे देखने दो। तो ईजुन दूर होकर पूछता है, तुम्हें मेरे लिए चिंता क्यों हो रही है, बल्कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हान कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो और मैं भी अब ठीक हूँ। लेकिन वो तब भी उसकी चिंता करने लगता है। तो हान कहती है, तुम मेरी चिंता करना बंद करो, मैंने कहा था ना मेरी केयर मत करना, मैं इस लायक नहीं हूँ, इस वजह से ही मैं चीजों को गलत समझ लेती हूँ, मैं फिर से ये गलती नहीं करना चाहती। ये कहकर जाने लगती है। तो ईजुन पीछे से कहता है, तुम गलती नहीं कर रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मेरे अंदर अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। जब तुम रोती हो तो मुझे बुरा लगता है। और उसे पीछे से हक करते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर वो उसे किस कर लेता है। यहीं से एक सीन में दिखाते हैं कि हान उस फॉर्च्यून टेलर के पास आई होती है, वो भी ईजुन की कुंडली लेकर, और वो फॉर्च्यून टेलर ईजुन के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि वो डॉक्टर है वगैरह वगैरह, और कहती है कि एक बार जब वो रिलेशनशिप में आ जाएगा तो वो उसे सही तरीके से आगे बढ़ाएगा। तुम दोनों 10 साल पहले किस कर चुके हो जब तुम कॉलेज में थे। हान को तो उसकी ये बात बकवास लगती है, इसलिए वो वहाँ से चले जाती है कि मैं फालतू ही यहाँ आई। अब उसको क्या पता था कि फॉर्च्यून टेलर सच कह रही है। देन हान के जाने के बाद फॉर्च्यून टेलर कहती है कि ये दोनों जल्दी ही एक रात साथ में बिताएंगे और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।